हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन में कंप्यूटर एक बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और इसके लिए हमारी वीडियो क्लासेस चल रही है। तो आज की जो क्लास है 8 नंबर की क्लास है। आज की क्लास में हम MS एक्सेल को जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको कवर करने वाले हैं। टॉप 30 प्लस इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आप कंप्यूटर के जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके अनुसार जो टॉपिक दिए गए हैं उसके अनुसार जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं क्लासेस के, उनको अगर आप पाना चाहते हैं, उनसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं PDF से, तो इसके लिए आपको इस दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। यहाँ से आपको बाकी की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आइए यहाँ पर एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डीपली डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने जो भी क्लासेस हैं, जो थ्योरी हैं, उनको ज़रूर अटेंड किया होगा। अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उन सारी क्लासेस को अटेंड कीजिएगा, वहीं से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो कंप्यूटर में आपको कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन को रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। सब चीज़ें आपको बहुत ही प्रैक्टिकली तरीके से समझाई गई हैं, तो उनसे आप अपने जो कंप्यूटर के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी क्लासेस हैं, अगर उनको आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीरीज़ वाइज वहाँ पर क्लासेस दी गई हैं और जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डिफ़ॉल्ट वर्कबुक का लेवल एक्सेल वर्कशीट में क्या होता है। इसको आपको समझना होगा कि डिफ़ॉल्ट वर्कबुक का लेवल एक्सेल वर्कशीट में क्या होता है। यहाँ पर आपको दो जो टर्म दिख रही होंगी, एक वर्कबुक और एक वर्कशीट, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हालांकि मैंने आपको थ्योरी में भी अच्छे से क्लियर किया हुआ है, पर यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी यहाँ पर जो है जो भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं जिनने थ्योरी नहीं देखी है, तो थोड़ा सा ब्रीफ मिल जाएगा उन्हें। वर्कबुक का मतलब क्या होता है और वर्कशीट का मतलब क्या होता है। जैसे ही आप MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो आपके पास यहाँ पर कुछ इंटरफेस ओपन होता है और इसने में आप जो है, इतने में टूल बार वगैरह रहते हैं जिनमें आप अपने जो भी इंपॉर्टेंट टूल हैं वो रहते हैं जिनसे आप काम करते हैं। और यहाँ पर आप जो भी टाइप करते हैं, जो भी डेटा रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। ठीक है, ये वर्कशीट होती है। और वर्कबुक क्या होती है, तो बहुत सारी वर्कशीट से मिल करके एक वर्कबुक बनती है। यानी कि अगर दो वर्कशीट मिल गई तो दोनों वर्कशीट से मिलने वाली जो रिपोर्ट तैयार होती है, जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है, उसको वर्कबुक कहा जाता है। इसको अगर हम साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो वर्कशीट हमारा एक पेज कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम एक पेज की बात करते हैं तो वो वर्कशीट क्या कहलाएगा, पेज। और वर्कबुक क्या कहलाएगा, एक से ज़्यादा पेजों का समूह, यानी कि उसको हम बुक कहते हैं। तो इससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बुक लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत सारे पेजेस का एक समूह है जिसको हमने वर्कबुक कहा है। अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट की बात की गई है। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या हुआ, हमने कोई रिपोर्ट को तैयार किया और रिपोर्ट हम तैयार कर रहे थे और उसका कुछ टाइटल था, लेकिन हमने अपने आप से उसका टाइटल दिया ही नहीं। जैसे मान लीजिएगा मैं कोई यहाँ पर कोई कंपनी की सेल है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग की एक रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ MS एक्सेल पर मैंने वहाँ पर इस रिपोर्ट का जो टाइटल होता है, जिससे ये समझने की आसानी होती है कि वो रिपोर्ट है किस बारे में, तो मैंने वहाँ पर उसकी रिपोर्ट का टाइटल ही नहीं दिया। तो अपने आप जो MS एक्सेल है उसका टाइटल क्या हो जाएगा, MS एक्सेल अपने आप से क्या टाइटल उसका रख देगा, तो ये यहाँ पर पूछा गया है। पर ध्यान देने वाली बात यहाँ कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वर्कबुक की बात की गई है, तो उसका जो टाइटल अपने आप डिफ़ॉल्ट टाइटल होता है वो बुक फर्स्ट होता है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाए और यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट वर्कशीट का पूछा जाए, वर्कशीट का क्या होगा, तो वर्कशीट का सीट फर्स्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी होगी कि डिफ़ॉल्ट वर्कबुक, वर्कबुक क्या होता है, पूरा एक डॉक्यूमेंट हो जाता है, बहुत सारी सीटों का समूह हो जाता है, उसको हम वर्कबुक कहते हैं। और वर्कबुक का जो आपका डिफ़ॉल्ट टाइटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बुक फर्स्ट। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को समझना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि नई वर्कबुक के खोलने पर कितनी वर्कशीट दिखाई देती है। जब आप MS एक्सेल को खोलते हैं तो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कितनी सीट आ जाती हैं, तो उसमें सीटों की संख्या होती है 3। आप कोई भी
जब भी कभी आप MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको जो सीटों की संख्या ऑटोमेटिक आएगी वो 3 आएगी, कम से कम 3 तो होगी ही होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम इसको जूम करके दिखाने की कोशिश करें आपको, तो ये देख रहे हैं आप, सीट फर्स्ट हो गई तो सीट फर्स्ट ओपन है। जैसे ही हम सीट 2 पर क्लिक करेंगे तो सीट 2 ओपन हो जाएगी। सीट 3 पर क्लिक करेंगे तो सीट 3 यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से जो आपकी डिफ़ॉल्ट वर्कशीट होती है, जो कि आप कह सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट वर्कशीट में कितनी सीटें ओपन होती हैं डिफ़ॉल्ट वर्कबुक में, तो ये 3 सीटें होती हैं और इन तीनों सीटों से एक डिफ़ॉल्ट वर्कबुक बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर आपने खुद ही देखा है कि इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नई वर्कबुक में कितनी वर्कशीटें होती हैं ऑटोमेटिक, तो 3 होती हैं। और इसके अनुसार अगर हम अपने आप से बनाना चाहें तो जितनी भी इसमें वर्कशीट ऐड कर सकते हैं वो अपने आप से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि 7वीं रॉ एवं चौथे कॉलम का एड्रेस क्या होगा। तो यहाँ पर आपको रॉ और कॉलम का एड्रेस पूछा गया है और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये आएगा क्वेश्चन, ये नहीं कह सकते हैं, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस कर दिया जाए, पर ऐसा क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। क्योंकि आपको जब आप काम कर रहे होते हैं एक्सेल पर, तो उसमें आपके जो सेल होते हैं एक्सेल के, उनका एड्रेस आपको जानना बेहद ज़रूरी होती है। और इसको जानने का एक तरीका ये होता है कि जब भी हमारी MS एक्सेल की सीट होती है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी MS एक्सेल की एक सीट है और इस सीट में क्या होता है कि जो ये वाली लाइनें आप देख रहे हैं जो कि इस तरीके से चलती हैं, यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई, ये थर्ड लाइन हो गई, ये फोर्थ लाइन हो गई, तो ये क्या कहलाती हैं, लाइन कहलाती हैं, या फिर इनको हम रॉ भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं कॉलम की बात करूँ तो कॉलम क्या होता है, इस तरीके से होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कॉलम हो गया, ये B कॉलम हो गया, ये C कॉलम। तो ये जो आपको यहाँ पर इस तरीके से एक बिल्कुल स्तंभ की तरह चीज़ें दिख रही हैं, ये जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो उसको कहा जाता है कॉलम। और जैसे आप यहाँ से बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, रॉ, या फिर उसको पंक्ति कहा जाता है। पर यहाँ पर क्वेश्चन ये है आपके पास कि अगर हमें 7वीं रॉ और चौथे कॉलम का एड्रेस पता करना है तो क्या होगा। तो देखिए, कोई भी जब हम एड्रेस लिखते हैं ना, इसमें जैसे हमें एड्रेस लिखना है तो इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें कॉलम लिखना होता है। कोई भी सेल का जब हम एड्रेस लिखते हैं अपनी MS एक्सेल की सीट में, या फिर हमें उसका एड्रेस कैसे पढ़ना होता है, जैसे ये देख सकते हैं आप, बहुत सारे सेल हो गए हमारी MS एक्सेल में इस तरीके से, और ये वाली जो लाइनें यहाँ जा रही हैं, लेफ्ट टू राइट यहाँ पर जा रही हैं, उनको क्या कहा जाता है, पंक्ति कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक इसको पंक्ति कहा जाएगा, और ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं हम तो इसको क्या कहा जाएगा, कॉलम कहा जाएगा। तो जब हम किसी भी सेल का एड्रेस लिख रहे होते हैं तो कॉलम को कैसे दर्शाते हैं, ABCD यानी कि अल्फ़ाबेट से, और पंक्ति को कैसे दर्शाते हैं, 1 2 3 4 यानी कि नंबर्स से। तो जब हमें यहाँ पर एड्रेस को देखना होता है तो सबसे पहले हम एड्रेस में लिखने के लिए क्या लिखते हैं, पहले हम कॉलम को लिखते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा, हमेशा जब भी हम किसी भी सेल के एड्रेस को ढूंढते हैं या लिखते हैं तो सबसे पहले उसके कॉलम का एड्रेस होता है। तो कॉलम क्या है, यहाँ पर क्या कहा गया है, कॉलम में चौथे कॉलम को। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर निकालना मैं आपको सिखा रहा हूँ, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। तो चौथे कॉलम को है तो चौथा कॉलम क्या होगा, पहला कॉलम A होगा, दूसरा कॉलम B होगा, तीसरा कॉलम C होगा, और चौथा कॉलम कौन सा होगा, D होगा। तो आपको पता चल गया कि चौथा कॉलम D है, क्योंकि जब भी हम किसी भी सेल के एड्रेस को लिखते हैं तो पंक्ति को नहीं लिखते, पहले हमें उसके कॉलम को लिखना होता है। तो यहाँ पर आपका D हो गया। अब इसके बाद आपको रॉ की बात की गई है, रॉ मतलब की पंक्ति। तो यहाँ पर पंक्ति किस लिए की गई है, 7वीं पंक्ति। तो यहाँ से आप गिनेंगे कि एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, चौथी, 5वीं नीचे होगी, 6वीं, फिर और नीचे जाएंगे तो 7वीं, इस तरीके से हो जाएगी। और 7वीं के यहाँ पर जो कॉलम आपका बन रहा होगा, यानी कि यहाँ पर जो आपका सेल बन रहा होगा वो वही इसका एड्रेस होगा। तो यहाँ पर 7वीं पंक्ति होगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 7वीं, यानी कि आपका जो एड्रेस बन के तैयार हुआ वो क्या हुआ, D7। क्योंकि हम सबसे पहले किसी भी सेल के एड्रेस को लिखने के लिए उसके कॉलम को लिखते हैं, उसके बाद उसकी पंक्ति को लिखते हैं। तो ये आपका आंसर क्या बनेगा, D7। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई और क्वेश्चन में पूछा जाए ऐसा ही क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको इसको निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि संदेश एवं प्रॉम्प्ट किस टूल बार पर प्रदर्शित होते हैं।
तो जो आपके मैसेजेस हैं या फिर जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं, अगर मैं टूल वॉर की बात करूं तो जब हमारी एक्सेल सीट होती है, यहाँ पर जब आप इतने में काम कर रहे होते हैं, यहाँ तो आप वर्क कर रहे होते हैं जो भी आप डेटा रिपोर्ट तैयार करते हैं, और यहाँ पर आपके क्या होते हैं, टूल वॉर होते हैं। तो टूल वॉरों के बारे में मैंने सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है थ्योरी में भी बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर जो आपके मैसेजेस या फिर प्रॉम्प्ट वगैरह होते हैं वो आपके स्टेटस बार में होते हैं, स्टेटस बार में, जो कि आपके एक टूल वॉर होता है, इसके अंतर्गत ये पाए जाते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक्सेल की सबसे छोटी रेंज कौन सी होती है। जब आप एक्सेल की बात कर रहे हैं तो उसकी सबसे छोटी रेंज की बात करूं मैं, तो सबसे छोटी रेंज क्या होगी, ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कुछ इस तरीके से जब आपकी MS एक्सेल होती है, आपने देखा होगा डायग्राम में भी मैंने आपको दिखाया हुआ है, तो उसकी सबसे छोटी रेंज क्या होती है, सेल होती है। एक छोटा सा बॉक्स होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी एक्सेल की सबसे छोटी रेंज क्या कहलाएगी, सेल। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप देख पा रहे होंगे डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इसमें कहा गया है कि दूसरी सीट पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है। आपकी जैसे सीट, अब देखिए जब हम कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी पूरी रिपोर्ट एक ही सीट में तैयार हो जाए, एक से ज़्यादा सीट की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिएगा, इसको ऐसे समझिएगा, कोई चीज़ आप बना रहे हैं, जैसे अपनी किताब में या बुक में या अपने रजिस्टर में आप कुछ लिख रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है कि एक ही पेज में बन जाए, उसके लिए आपको और पेजों की ज़रूरत भी होती है। तो इसी प्रकार से आपको जब कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं तो एक ही सीट में आप सारा डेटा नहीं बना सकते, तो इसके लिए आपको दूसरी सीट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप दूसरी की पर जाना चाहते हैं और उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, तो दूसरी सीट पर जाने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो होती है कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ये मैंने आपको शॉर्टकट की पढ़ाई हुई है, और मैंने जब आपको शॉर्टकट की वगैरह पढ़ाई थी तो जितनी भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की होती हैं उन सभी को पढ़ाया हुआ है। जितना भी सिलेबस के अंतर्गत है, कुछ भी ना तो ज़्यादा है ना ही कम है, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें मिल रही हैं, एकदम मक्खन की तरह। तो आप बिल्कुल इनको अच्छे तरीके से पढ़ते जाइएगा। मैं यहाँ पर आपको श्योर करा सकता हूँ कि 10 मार्क्स आप बहुत अच्छे से कंप्यूटर में कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी सीट पर जाने के लिए जो हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो कंट्रोल प्लस पेज डाउन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि वर्कशीट का नाम अधिकतम कितने अक्षरों का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये बताया गया है, पूछा गया है कि वर्कशीट का जो नाम होता है वो कितने अक्षरों का होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो वर्कशीट क्या होती है, फिर से मैं बता देता हूँ। वर्कशीट जिस पे आप काम कर रहे होते हैं और यहाँ पर उसका टाइटल होता है। ठीक है, तो ये टाइटल जो आप लिख रहे हैं, यहाँ पर टाइटल बार में टाइटल लिखा हुआ होता है, उसका अगर आप टाइटल देना चाहें तो वो टाइटल कितने अक्षरों का हो सकता है, मैक्सिमम टाइटल कितने अक्षरों का आप लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैक्सिमम जो अक्षरों की रेंज होती है या फिर उसमें जो सीमा होती है वो 31 होती है। 31 से ज़्यादा अक्षर आप उसमें यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, पर जो स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन हैं इनको तो बहुत ध्यान से याद रखते रहिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन कि बाई डिफ़ॉल्ट नंबरों का जो अलाइनमेंट होता है वो कैसे होता है। अब बाई डिफ़ॉल्ट को मैं यहाँ पर बार बार आपसे नहीं बताऊंगा। बाई डिफ़ॉल्ट का मतलब जो ऑटोमेटिक हो रहा है उसी को बाई डिफ़ॉल्ट कहा जाता है, यानी कि आप उसे मैनुअली चेंज नहीं कर रहे हैं, आप उसे मैनुअली मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। अगर उसको जो MS एक्सेल में जो सॉफ्टवेयर है उसके अंतर्गत ऑटोमेटिक हो रहा है उसको आप बाई डिफ़ॉल्ट कहेंगे। तो बाई डिफ़ॉल्ट जो नंबरों का अलाइनमेंट होता है वो राइट की ओर होता है। राइट का मतलब क्या हुआ कि जो आपके एक्सेल हैं, इस तरीके से एक्सेल बने हुए हैं, तो नंबरों का अलाइनमेंट यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, इस तरीके से आप फिर उसे अपने अनुसार जैसे भी बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्सेल में अधिकतम कितनी वर्कशीट होती हैं। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि वर्कशीट कितनी होती हैं। जैसे आपको बताई थी ना कि बुक जब आप ओपन करते हैं, यानी कि वर्कबुक ओपन करते हैं, तो एक वर्कबुक में आपने देखा था कि वहाँ पर 3 वर्कशीट थी। तो ऐसे ही यहाँ पर अधिकतम वर्कशीट की बात की गई है कि मैक्सिमम वर्कशीट कितनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक्सेल में अधिकतम जो वर्कशीट होती है उसकी संख्या 255 होती है। 255 से ज़्यादा आप उसमें वर्कबुक नहीं बना सकते, सॉरी वर्कशीट नहीं होती हैं। ठीक है, एक वर्कशीट में जो अधिकतम कह सकते हैं आप कि वर्कबुक में अधिकतम वर्कशीट होती हैं वो 255 ही होती हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपके लिए करेक्ट आंसर बनेगा। आगे क्वेश्चन है कि सेल को एब्सोल्यूट बनाने के लिए किस साइन को लगाते हैं। तो सेल को जब आप एब्सोल्यूट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो साइन होता है वो डॉलर होता है। एब्सोल्यूट यहाँ पर यानी कि आप उसको
सेल को होल्ड करना चाहते हैं या उसको कुछ स्टैटिक उसकी जो लोकेशन है वो बताना चाहते हैं, तो ये एब्सोल्यूट करने के लिए जो साइन लगाया जाता है वो आप क्या करते हैं, वहाँ पर डॉलर साइन जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे ए ऑप्शन में, वैसा साइन आप यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तार्किक फॉर्मूला, जो यहाँ पर फॉर्मूला है, सॉरी फॉर्मूला सम यहाँ पर 10, 20, 30 में प्रयुक्त फंक्शन है, यहाँ पर जो फंक्शन हो रहा है वो कौन सा फंक्शन हो रहा है, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। तो जो यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर ये मैथमेटिकली फंक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने सम लिख दिया और सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना। देखिए MS एक्सेल में जब भी हम कोई डेटा तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है किसी चीज़ को, कहीं पर कोई डेटा जोड़ना है, घटाना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए फार्मूला होते हैं। और फार्मूला जो होते हैं वो फार्मूला टूल बार में भी होते हैं और अपने अनुसार हम उसमें फार्मूला बना भी सकते हैं जैसा हम बनाना चाहें। तो अगर हमें किसी भी रिपोर्ट में कुछ चीज़ों को जोड़ना है, कुछ डेटा को जोड़ना है, तो उसके लिए हम ऐसा फार्मूला बनाते हैं, वहाँ पर करते हैं इज इक्वल टू सम, और जितने भी वहाँ पर जितने नंबर्स होते हैं उनको लिख देते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें जुड़ सकती हैं। तो ये कैसा फार्मूला बन जाता है आपका, एक गणितीय फंक्शन कहलाता है इसको। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि इस तरीके से जो आपको साइन दिख रहा है उस साइन में किस प्रकार का ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पर जो ऑपरेटर है, देखिए कोई भी चीज़ आप जैसे ऐसे साइन बने हुए, ये तो नॉर्मली चीज़ें हैं। जब भी किसी चीज़ को आप कंपेयर कर रहे होते हैं, जैसे कंपेयर का मतलब क्या हुआ कि जैसे ए इज़ ग्रेटर देन बी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो वैल्यू है वो बी से ज़्यादा है, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्या कर देते हैं, ए लेस देन बी, यानी कि बी, ए की वैल्यू बी से कम है। तो ये तो वही साइन है ना जो आप मैथ में यूज़ करते हैं। तो वैसे ही साइन यहाँ पर पूछा गया है कि इनका क्या काम होता है या किस ऑपरेटर को दर्शाते हैं। तो ये वहाँ पर भी कंपेयर ही कर रहे होते हैं, यानी कि तुलनात्मक ऑपरेटर ही कहे जाते हैं। तो इस तरीके से इसका भी आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सेल को होम सेल कहा जाता है। अब यहाँ पर होम सेल की बात आई है, तो होम सेल क्या कहलाएगा। जैसे देखिए, अगर मैं सेल की बात करूँ तो सेल आपको पहले ही बताए हुए हैं कि सेल कुछ ऐसे होते हैं, कॉलम ऊपर की ओर होते हैं जो कि ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, A B C इस तरीके से D, और पंक्तियाँ होती हैं आपकी इस तरीके से बाएं से दाएं की ओर जाती हैं, उनको हम पंक्ति कहते हैं। तो A B C D 1 2 3 4 ऐसे आप जैसे भी आप रख सकते हैं। अब होम सेल का मतलब क्या हुआ, होम सेल का जो सबसे पहले सेल पड़ रहा है उसी को होम सेल, या फिर यहाँ पर क्वेश्चन में घुमा के ये भी पूछा जा सकता है कि पहले सेल का एड्रेस क्या होगा। अब यहाँ पर पहले सेल का एड्रेस नहीं पूछा गया, बल्कि उसने ये कह दिया कि होम सेल का एड्रेस क्या होगा। तो होम सेल का एड्रेस क्या होगा कि पहले आप लिखते हैं क्या, कॉलम को, कॉलम क्या है, ए है, और फिर लिखते हैं उसके बाद पंक्ति को, तो पंक्ति क्या है, 1 है, फर्स्ट पंक्ति है। तो यहाँ पर पहला सेल यही तो पड़ रहा है आपका, इसी को क्या कहेंगे आप, होम सेल कहेंगे। तो सबसे पहले आपको यहीं से तो डेटा पुट करना होगा, तो इसी को होम सेल कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर जो आपका होम सेल का आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि एक्सेल की वर्कशीट को क्या कहते हैं। जो एक्सेल की वर्कशीट होती है उसको क्या कहा जाता है। एक्चुअली में जो आप काम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक ही कहलाएगा। यानी कि आपकी जो वर्कशीट है वो एक इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट कहलाएगी, ठीक है। कोई मैनुअल चीज़ नहीं है आपके पास, कोई पेज आपके हाथ में नहीं है, बल्कि आप कंप्यूटर पर और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पर काम कर रहे हैं। तो इससे जाहिर सी बात है कि इसको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहा जाता है। इसके बाद आगे की ओर क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सी एक्सेल की क्षमता है। एक्सेल में आप क्या काम कर सकते हैं, या फिर क्षमता का मतलब यहाँ पर फीचर की बात की गई है कि एक्सेल में ऐसा कौन सा फीचर उपस्थित होता है। तो एक्सेल में आप वर्कशीट होती है, जी हाँ बिल्कुल होती है। डेटाबेस भी होता है, डेटाबेस का मतलब आप डेटा पुट कर सकते हैं। ग्राफिक्स भी होता है, जी हाँ, अगर आप ग्राफिक्स डालना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं ऐसा। तो ये तीनों चीज़ें आप अपने एक्सेल के माध्यम से कर सकते हैं। ग्राफिक्स का मतलब जैसे आप कोई चार्ट बना रहे हैं, कोई बढ़िया सा ग्राफिक्स देना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं आपके डेटा में, एक्सेल में। तो ये यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो डी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि वर्कशीट में अंतिम सेल होता है। देखिए, अंतिम सेल बताने से पहले एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था कि वर्कशीट में अधिकतम पेज जो होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है। ऐसा ही आपके पास एक क्वेश्चन था जिसमें आपको बताया था कि वर्कशीट में अधिकतम पेजों की संख्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें मैंने आपको बताया था कि अधिकतम जो पेज होते हैं वो 255 होती है। ऐसा ही यहाँ पर पूछा गया है कि अधिकतम या अंतिम सेल कितने होते हैं। तो इनको कहा जाता है, यहाँ पर जो एड्रेस आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, फिर 6 5 5
36। तो ये अधिकतम या फिर अंतिम सेल होता है, इसको याद रखना, ये बिल्कुल स्टैटिक पार्ट है और बिल्कुल ये आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक्सेल में जहाँ पॉइंटर उपस्थित होता है वह सेल क्या कहलाता है। जैसे आपका यहाँ पर बहुत सारे सेल हैं कुछ इस तरीके से। अब पॉइंटर का मतलब क्या हुआ कि जो आप माउस क्लिक करते हैं तो माउस के बाद आपका एक छोटा सा लाइन होती है वो ब्लिंक करने लगती है, ऐसी खड़ी लाइन होती है वो ब्लिंक करने लगती है। तो जहाँ पर भी उपस्थित होगी तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक्टिव सेल कहलाएगा। जैसे बहुत सारे सेल हैं, वहाँ पर आपने किसी भी पर्टिकुलर सेल में क्लिक कर दिया माउस के माध्यम से तो ये ब्लिंक करने लगा और यहाँ पर एक पॉइंटर आ गया जो छोटा छोटा सा हल्का हल्का ब्लिंक करेगा, तो उसको क्या कहेंगे, हम एक्टिव सेल कहेंगे। ठीक है, तो ये होगा आपका एक्टिव सेल, यानी कि एक्टिव सेल का मतलब वहाँ पर आप अपने डेटा को पुट कर सकते हैं या फिर वहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये 48 क्वेश्चन का आंसर बनेगा एक्टिव सेल। आगे क्वेश्चन है, कॉलम एवं रो के इंटरसेक्शन से बनी आकृति को क्या कहते हैं। कॉलम और रो है, उसका इंटरसेक्शन जहाँ पर हो रहा है उससे क्या बन रहा है। जैसे ये आपका कॉलम हो गया, फिर ये आपका रो हो गया, तो कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से क्या बन रहा है, सेल बन रहा है। सेल बनेगा, यहाँ पर ए ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक्सेल 2000 वर्कशीट में कितनी रो होती हैं। एक्सेल 2000 यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन किया गया है कि इसमें जो वर्कशीट होती हैं उनमें रो की संख्या आपसे पूछी गई है, तो एग्जैक्टली वही होगा यहाँ पर भी 65536। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी 65536। यहाँ पर बी ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल 2000 वर्कशीट में कितने कॉलम हो गए। देखिए कॉलम और रो में कंफ्यूज मत होना, अगर रो यानी पंक्ति की बात करें तो आपके यहाँ पर इतनी वैल्यू होगी, और यही बात अगर कॉलम की बात करें तो आपकी वैल्यू होगी यहाँ पर कितनी, 256। ठीक है, आप देख रहे होंगे बिल्कुल कुछ कुछ चीज़ें मिल रही हैं कि 255 जो था आपका वो क्या था, वर्कबुक थी, सॉरी वर्कशीट थी यहाँ पर, लेकिन क्या है कि कॉलम की बात की गई है तो वो 256 ही हैं। तो इनको थोड़ा सा आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल में फॉर्मूला लिखने से पहले कौन सा साइन लगाया जाता है। जब भी हम कोई फॉर्मूला बनाते हैं या कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं एक्सेल में तो उससे पहले हमें बराबर का चिन्ह लगाना होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी, इसको भी मैंने आपको बताया हुआ है। इसके अलावा एमएस एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि कोई फाइल की ये पहचान बताता है कि ये फाइल जो है वो है क्या। जैसे हम कोई पीडीएफ लिखते हैं तो .pdf लिख देते हैं, कोई इमेज होती है तो उसमें JPG लिख देते हैं या उसमें लिखा हुआ होता है, तो इससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली में ये फाइल है क्या और किस फॉर्मेट में है और किस सॉफ्टवेयर में ओपन होगी, तो ये उसका एक्सटेंशन कहलाता है। इसी तरीके से अगर हम MS एक्सेल में कोई डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं, कोई रिपोर्ट का तैयार करते हैं, तो उसके बाद उसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, उसका एक्सटेंशन होता है यहाँ पर .xls। ठीक है, इस तरीके से उसका एक्सटेंशन होता है, .xls जो है इसका एक्सटेंशन है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि MS वर्ड क्या क्या होता है, तो MS वर्ड का .doc ये MS वर्ड का है, या फिर MS वर्ड का एक और होता है docx। इसके अलावा जो WKX यहाँ पर देख रहे हैं ये शायद PDF का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी सेल रेंज को एक स्थान से उसी वर्कशीट में दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कौन सा कमांड प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन किया गया है कि जैसे मान लीजिएगा कोई सेल है, यहाँ पर आपने अब बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है, इस सेल में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। अब इसमें जो आपका डेटा लिखा हुआ है उसको आप क्या करना चाहते हैं, इस सेल से यहाँ पर ले आना चाहते हैं, यहाँ पर ले आना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें से डेटा को पहले आप कट करेंगे। कट करने का मतलब, कट करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ का डेटा मिट जाएगा और वो क्लिप बोर्ड में सेव हो जाएगा। क्लिप बोर्ड एक अस्थायी मेमोरी होती है जिसमें आप अपने डेटा को थोड़ी देर के लिए सेव करते हैं। कट कॉपी पेस्ट का जो डेटा होता है वो क्लिप बोर्ड में ही सेव होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कट जैसे ही करते हैं तो यहाँ से अपने आप हट जाएगा, और यहाँ पर जैसे ही आप पेस्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना, कौन सी कमांड प्रयुक्त करते हैं, कट करते हैं। अब आप कहेंगे कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी में प्रॉब्लम ये है कि वो वहाँ पर लिखा ही रहेगा, वो वहाँ से हटेगा नहीं। पर इसमें क्या कहा गया, क्वेश्चन को भी समझना है आपको, ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़े से, कि किसी सेल रेंज को एक स्थान से दूसरी स्थान पर वर्कशीट में ले जाना चाहते हैं। तो यानी कि उस डेटा को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर रहे हैं। तो मूव करने का मतलब पहले स्थान पर उस डेटा को हटना होगा, दूसरे स्थान पर आना होगा। तो उसके लिए जो कमांड आप यूज़ करेंगे वो कट की कमांड को यूज़ करना होगा। आगे क्वेश्चन है कि एक्सेल कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है। एक्सेल में जो कॉलम होती हैं उनकी चौड़ाई की संख्या 255 होती है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि गो टू डायलॉग बॉक्स के लिए कौन सी फंक्शन की का आप प्रयोग करते हैं।
जैसे गो टू डायलॉग बॉक्स है, गो टू डायलॉग बॉक्स का मतलब क्या हुआ कि आपको किसी सेल में जाना है, पर्टिकुलर सेल में आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्क्रॉल करके जाएंगे, वो बहुत टाइम लग जाएगा। इससे क्या करेंगे आप, गो टू डायलॉग बॉक्स की एक जो है शॉर्टकट की होती है, उस शॉर्टकट की का उपयोग करके उसमें आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, और फिर उसमें आप अपना जो सेल है उसका एड्रेस लिख के उस सेल तक बहुत आसान से बहुत कम समय में पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये जैसे शॉर्टकट की होती है, उनका यूज़ आप अपने काम को ज़्यादा अच्छे समय से कम समय में ज़्यादा बेहतर तरीके से करने में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि गो टू डायलॉग बॉक्स के लिए आपको कौन सी जो शॉर्टकट की यूज़ करनी होती है, F3 यूज़ करनी होती है। और ये मैंने सारी चीज़ें आपको शॉर्टकट की में पढ़ाई हुई हैं भी, और शॉर्टकट की बेहद इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्टकट की आपके एग्जाम में आना आना बिल्कुल तय है, परमानेंट है। तो शॉर्टकट की को पढ़ के जाना बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि संपूर्ण वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं। जैसे हमारी जो वर्कशीट है उसमें मैं पूरे डेटा को सिलेक्ट करना चाहता हूँ एक साथ, तो कौन सी यहाँ पर हमें जो शॉर्टकट की है उसका यूज़ करना होगा। तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम कंट्रोल+A। कंट्रोल+A से क्या होगा कि हमारा सारा का सारा डेटा जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि अंतिम रॉ पर जाने के लिए कौन सी की का यूज़ करते हैं। जैसे आपकी कोई वर्कशीट ओपन है, उसमें आप सबसे अंतिम रॉ में जाना चाहते हैं, ठीक है। रॉ कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं, आपकी बाएं से दाएं की ओर चल रहे होते हैं ना, तो वो आपकी रॉ होती हैं। अब आप क्या करना चाहते हैं कि अंतिम रॉ में जाना चाहते हैं, जो उस वर्कशीट की सबसे लास्ट रॉ है, उसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो उससे आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। पर इसके लिए आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की क्या होगी आपकी, कंट्रोल प्लस जो एरो दिख रहा है ना आपको, एरो कौन सा बना हुआ है यहाँ पर, ये पंक्ति वाला एरो बना हुआ है, रॉ वाला एरो बना हुआ है। मैंने यहाँ पर आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो एरो होता है वो इस तरीके से होता है। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा जाए कि वो आखिरी जो अंतिम कॉलम है उसमें जाने के लिए, तो फिर आपको ये वाला यूज़ करना होगा, क्योंकि कॉलम जो होते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर होते हैं और पंक्तियाँ जो होती हैं वो दाएं से बाएं की ओर होती हैं। इस चीज़ को अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि एम एस एक्सेल की विशेषता क्या है। एम एस एक्सेल की जो विशेषता है वो यहाँ पर पूछी गई है। तो एम एस एक्सेल से आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी स्वतः पुनर्गणना भी कर सकते हैं, यानी कि आपने कोई डेटा बना दिया, उसको आप फिर से कैलकुलेट करना चाहते हैं, रीचेक करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। ग्राफ भी बना सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी आंसर बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि एम एस एक्सेल के संस्करण है। संस्करण का मतलब इसके कितने वर्जन हैं, कौन कौन से यहाँ पर वर्जन उपस्थित है। तो 2000 भी है यहाँ पर, 2003 भी है, 2007 भी है, सारे के सारे ऑप्शन के अनुसार है यहाँ पर। तो डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि वर्कशीट को सुरक्षित करने के लिए पासवर्ड डालने की सुविधा किस मेन्यू में होती है। जैसे आप किसी वर्कशीट में पासवर्ड डालना चाहते हैं ताकि कोई और उस वर्कशीट को ओपन ना कर पाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप टूल बार में जाएंगे, टूल मेन्यू जो होता है ना उसमें जाएंगे, और वहाँ से आप उसमें पासवर्ड को एंटर कर सकते हैं। ये सारे टूल बार भी आपको पढ़ाए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर है कि गणितीय कार्य को करने के लिए किस की का यूज़ करते हैं। जैसे आपको कोई मैथमेटिकली कार्य करना है, मैथमेटिकली कार्य मतलब कोई चीज़ जोड़नी है, घटानी है, गुणा करना है, भाग करना है, कुछ भी ऐसी चीज़ करनी है जो मैथ के अंतर्गत आती है, तो उसके लिए आप कौन सी की का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की होती है Alt+I+F। यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको जो की दिख रही है ना, वो वाली की यूज़ करके आप इसमें मैथमेटिकली ऑपरेशन को कंडक्ट करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि एम एस एक्सेल में डेटा एंट्री का प्रकार होता है। एम एस एक्सेल में आपको डेटा एंट्री का प्रकार बताना है, तो वो क्या होता है, लेवल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है एम एस एक्सेल में डेटा को फिल्टर करने के लिए प्रयुक्त होता है। अब हमें डेटा को फिल्टर करना है। फिल्टर करने का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को सिलेक्ट करना है। जैसे बहुत सारी रिपोर्ट हैं जिनमें ये कहा गया है कि 60 यहाँ पर, जैसे मैंने एक रिपोर्ट बना दी, उसमें सभी चीज़ों की जो सेलिंग थी वो यहाँ पर 60, तो ये देखना है कि इस पर्टिकुलर डेट का डेटा क्या क्या है, तो उसको हमें सिलेक्ट करना होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, फ़िल्टर कहते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, फ़िल्टर करने के लिए आपका यहाँ पर जो आप यूज़ कर सकते हैं उसको क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑटो फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। बी यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैंने आपको बताए हुए हैं। इससे अलावा मैंने आपको सारी थ्योरी भी इसकी पढ़ाई हुई है, और जितने भी आपका सिलेबस के अनुसार है, जितने भी टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक्स को मैं यहाँ पर अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से कवर कर रहा हूँ। तो आप एक एक चीज़ को देखते जाइएगा। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, वो लोग भी इसको समझ सकें, इसको पढ़ सकें। और PDFs अगर पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, बाकी सारी जानकारी आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।